जी, तो हमारा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनपीओ। एनपीओ ये होती है हमारे पास जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए यहाँ रामलीला कमेटी। रामलीला कमेटी क्या काम करती है? रामलीला कमेटी लोगों से चंदा लेती है। ठीक है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो क्या करते हैं, वो इसको डोनेशन देते हैं, डोनेशन। और ये उन्हें कहाँ स्पेंड करती है? ये स्पेंड करती है इन रामलीला, यानी वो रामलीला कराने में इनको स्पेंड करती है इन रामलीला। अब एक बात ये बताइए, क्या यहाँ पर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं? क्या यहाँ पर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं? यहाँ पर जो लोग हैं वो समाज सेवा कर रहे हैं, समझते हैं आप? समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो भी पैसा बचेगा, जो भी डोनेशन बचेगा, वो रामलीला कमेटी के वेलफेयर में ही इस्तेमाल होगा। मतलब रामलीला का जो चीज है वही इस्तेमाल होगा, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोई भी इसका मेंबर क्या प्रॉफिट निकाल सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट नहीं कमाएगी ये, समझ रहे हैं आप? प्रॉफिट नहीं कमाएगी ये। चलिए दूसरी बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा हम स्कूल का। सेंट मेरी, सेंट MARRY है क्या स्पेलिंग है? MERY, MARY MARY। सेंट मेरी, सेंट मेरी क्या ये भी एक जो है ट्रस्ट है? क्या ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? आंसर इज यस, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट, आवाज रिपीट हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको फीस देते हैं, ठीक है, रुपए देते हैं एज अ फीस। और ये क्या प्रॉफिट नहीं कमाते उस पर? सोच के बोलना ये बात, ये प्रॉफिट नहीं लेते उसमें? लेते हैं ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन 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 उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते। डोंट विड्रॉ दैट, ये उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते। तो क्या करते हैं उस प्रॉफिट को? क्या करते हैं उस प्रॉफिट को? डोंट विड्रॉ दैट प्रॉफिट। ये उस प्रॉफिट का क्या करेंगे? ये उसको उसकी वेलफेयर में इस्तेमाल, ठीक है, यूज इन ओन वेलफेयर, या फिर अपने जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं? यूज इन ओन वेलफेयर। तो ये होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं आप बात को? बोलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेकिन ये गलत एग्जांपल है। मैं पतंजलि का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन पतंजलि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ध्यान देना मेरी बात पे। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है। एग्जांपल ले रहा हूँ बस मैं इसका। पतंजलि क्या प्रॉफिट कमाती है? क्या जो प्रोडक्ट्स आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट के साथ आते हैं? यस, ये प्रॉफिट तो अर्न करती है, लेकिन लेकिन अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट होती तो ये क्या करेगी? उसे विड्रॉ नहीं करेगी। डोंट विड्रॉ दैट प्रॉफिट, ये विड्रॉ नहीं करोगी, समझ रहे हैं आप? ये उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे? उसे अपने ही वेलफेयर में इस्तेमाल करेंगे, अपने ही वेलफेयर में इस्तेमाल करेंगे, यूज इन ओन वेलफेयर। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। यानी अपने आप को ही ग्रो करने में इस्तेमाल करेंगे। प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन उसको अपने ही वेलफेयर में इस्तेमाल करेंगे। इसको क्या करेंगे? ये विड्रॉ नहीं करेंगे, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते। ये होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सवाल क्या है कि सर ये प्रॉफिट तो नहीं निकालेंगे, चलिए ठीक है, ये प्रॉफिट विड्रॉ तो नहीं करेंगे, तो इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को अपने ही वेलफेयर में, अपने वेलफेयर मतलब अपनी ग्रो करने में, अपने आप को ग्रो करने में इस्तेमाल करेंगे। इनका मेन पर्पस यही रहेगा। यहाँ देखो बेटा लिखा है व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है? अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी दैट इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बनाई क्यों जाती है? ऑब्वियसली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, एज अ होल, रादर देन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर और अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और शेयर। इनका पर्पस ये नहीं होता जो लोग हैं केवल वही बेनिफिट पाएंगे, इसका बेनिफिट कौन लेगा? पूरी सोसाइटी लेगी, समझे? इसका बेनिफिट पूरी सोसाइटी ही लेगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन उसे विड्रॉ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन ये उसे विड्रॉ नहीं करेंगे। अब सवाल दूसरा आता है, जब ये प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं, अल्टीमेटली बात तो ये होगा ना, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो क्या इनका P&L अकाउंट बनना चाहिए? क्या इनका P&L अकाउंट बनना चाहिए? आंसर इसमें तो यहाँ पर अकाउंट्स कौन से बनते हैं? यहाँ पर बनते हैं अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि P&L की तरह ही होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये क्या होता है? इज इक्वल टू P&L अकाउंट, ये P&L की तरह ही होता है। समझे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये P&L की तरह ही होता है। क्लियर? बोलिए। एक और अकाउंट बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक और अकाउंट बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये किसकी तरह होता है? ये होता है जस्ट लाइक समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक की समरी होती है, पूरे साल की एक समरी बना देते हैं कैश बुक की, कितना रिसीव करा, कितना पेमेंट करा, कितना ओपनिंग कैश था, कितना क्लोजिंग कैश है, ये एक समरी बन जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है एक समरी हो जाती है कैश, और साथ में एक बैलेंस शीट बनती है, लेकिन वो अकाउंट नहीं होता। समझ में आई बात आपको? इसमें P&L नहीं बनता, P&L की जगह बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? ये होती है समरी ऑफ कैश। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नेचर इज इक्वल टू कैश अकाउंट इन समराइज्ड फॉर्म। देखो लिखा हुआ भी यहाँ पे, कैश अकाउंट इन समराइज्ड फॉर्म। फीचर्स क्या है? इट इज द समरी ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन लाइक कैश बुक। ऑल द रिसिप्ट, सारी रिसिप्ट लिखी जाएंगी। कौन सी? चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, वो डेबिट साइड में लिखेंगे। और सिमिलरली ऑल द एक्सपेंडिचर्स कैपिटल और रेवेन्यू क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। It starts with opening cash and bank balance and also ends with the closing cash and bank balance. Account is usually not a part of double entry system. Double entry system का पार्ट नहीं होता ये। क्या है ये? समरी है। क्या समरी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है? नहीं, समराइज फॉर्म है ना ये तो। क्या यहाँ पर हमारे पास लेजर से बैलेंस जुड़ कर आएंगे? आंसर इज नो। तो ये क्या है? ये एक समरी है। किसकी समरी बताई मैंने? कैश अकाउंट की समरी, कैश बुक की समरी, सॉरी कैश बुक की समरी, कैश एंड बैंक कॉलम दोनों। इसमें ये लिखा होगा टोटल इतनी सैलरी दी, इस हेड में हमने टोटल इतना खर्चा करा पूरे साल में, इस हेड में हमने इतना टोटल खर्चा करा। सिर्फ एक समराइज फॉर्म होती है, सिर्फ एक समराइज फॉर्म होती है। चलिए, इट स्टार्ट्स विद, नहीं हो गया, इट इंक्लूड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसीप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड। ऐसा क्या हुआ? कह रहे करंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, सारी की सारी कैश पेमेंट और रिसिप्ट नहीं पर आएंगे। क्या कैश बुक में एंट्री होती है पास्ट पेमेंट की? पास्ट ईयर का पेमेंट करना था, इस साल में किया, कैश बुक में एंट्री होगी या नहीं होगी? पिछले साल में पेमेंट करना था, इस साल में पेमेंट किया है, तो क्या कैश बुक में इसी साल में एंट्री होगी या पिछले साल में एंट्री होगी ड्यू के बेसिस पर? इसी साल में हम एंट्री करेंगे सर इसी साल में होगी, क्योंकि पेमेंट तो इसी साल किया है, कैश तो इसी साल किया है, तो इसी साल में हम एंट्री करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि इट इंक्लूड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसीप्ट और पेमेंट वेदर वो करंट पीरियड से हो, पास्ट पीरियड से हो या फ्यूचर पीरियड से। ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट कोई निकलेगा यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं निकलेगा। सरप्लस और डेफिसिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी ascertained फ्रॉम दिस अकाउंट since it shows only cash or bank position and exclude all non cash items. obviously ये कैश एंड बैंक की समरी है, आप तो ये मान के चलो। इलस्ट्रेशन करते हैं सीधे से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए। द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर, इतना रिसिप्ट और पेमेंट इन्होंने हमें स्वराज क्लब की दे रखी है 31 मार्च 2016। ध्यान दीजिएगा। एंट्रेंस फीस 300 रुपए, मेंबरशिप फीस 3000 रुपए। अच्छा, एंट्रेंस फीस क्या होती है? अब डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, एंट्रेंस फीस क्या होती है। वैसे अभी आगे हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंट्रेंस फीस क्या होती है और मेंबरशिप फीस क्या होती है? एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप बताइए, दोनों क्या क्या चीजें होती हैं? एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस। मैं सपोज करिए मैं चाहता हूं कि मैं रामलीला कमेटी में आ,
मैं ये चाहता हूँ कि मैं रामलीला कमेटी में रामलीला कमेटी के अंदर मैं आ जाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? बोलिए। यस, मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन में क्या होगा कि मैं ऐसे ऐसे इसका मेंबर बनना चाहता हूँ, तो कहेंगे हाँ हाँ आइए आइए, हम तो आपका स्वागत कर रहे थे, हम तो कब से आपको बुलाना चाह रहे थे, आइए आइए, ऐसे कहेंगे वो। क्या कहेंगे? भैया आए हो तो कुछ लेकर आओ। बोलिए। Yes, sir. कहेंगे नहीं कहेंगे? आए हो तो कुछ लेकर आओ। क्या लेकर आओ? एंट्रेंस फीस लेकर आओ। Entrance fees. एंट्रेंस फीस, मान लिया उन्होंने मुझसे मांगी एंट्रेंस फीस 5,000 रुपए। मैंने कहा भैया ये किस बात के? ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप 5,000 रुपए मुझसे क्यों मांग रहे हैं? ये बोलिए, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप ये 5,000 रुपए मुझसे क्यों मांग रहे हैं? ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप मेरे से पैसे नहीं मांग सकते। ये 5,000 रुपए क्या है बेटा? जब भी कोई मेंबर एंटर होता है, जब भी कोई मेंबर किसी भी एनपीओ में एंटर होता है, तो उसके चेंज कराना पड़ता है लीगल। लीगल चेंज क्या होता है? उस मेंबर का नाम लीगली उसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे? उस मेंबर का नाम उसमें ऐड कराना पड़ेगा। उस फर्म से सॉरी, उस सोसाइटी में या ट्रस्ट में। अच्छा ये चीज और बता दूं आपको, ये दो तरीके के होते हैं एनपीओ जो होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके, एक ये होती है सोसाइटी, ये होती हैं सोसाइटीज, दूसरे ये हो सकते हैं ट्रस्ट, और तीसरा ये हो सकते हैं कंपनीज अंडर सेक्शन 8। याद आया? हमने पढ़ चुका अंडर सेक्शन 8 कंपनीज। सोसाइटीज या तो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ट्रस्ट ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 8। समझे? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये या तो सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, जो भी हो, अगर उसमें कोई मेंबर आएगा या लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। आंसर इज यस। उस लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए वकील का खर्चा होगा, और जो लीगल फीस होगी वो खर्चा होगा। यस, उन सभी को मेट आउट करने के लिए ये 5,000 रुपए की फीस इन्होंने हमसे ली है। ये सिर्फ उन खर्चों को करने के लिए है। कह रहे हैं तुम आए हो, तुम्हारी वजह से खर्चा हो रहा है, तो तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। ये सिर्फ उस खर्चे के पैसे मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। तो आगे बात आपको, मेंबरशिप फीस ये हर साल जाती है, या फिर एक होल टाइम मेंबर होता है, होल लाइफ मेंबर की भी फीस होती है, वैसे भी जा सकते हैं। समझिए आप? बोलिए। तो Yes, sir. मेंबरशिप फीस जो है ये हर साल ये कुछ इसी तरीके से होती है। चलिए, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहला एंट्रेंस फीस मिली कितनी? 300 रुपए। मेंबरशिप फीस मिली 3,000 रुपए। रिसीव है ये दोनों की दोनों, ये रिसिप्ट है। डोनेशन और क्लब पवेलियन 10,000 रुपए। क्लब पवेलियन के लिए डोनेशन रिसीव हुआ 10,000 रुपए। क्या होता है बाद में बताऊँ, फिलहाल इतनी से समझ लीजिए डोनेशन रिसीव हुआ। फूड स्टफ सेल, फूड स्टफ सेल 1,200 रुपए। फूड स्टफ सेल का मतलब क्या हुआ? कुछ बेचा इन्होंने फूड स्टफ, यानी खाना वगैरह की चीजें बेची, उसका 1,200 रुपए का रेवेन्यू रिसीव हुआ है। सैलरी एंड वेजेस रिसीव हुआ, ये पे करा? पे करा है, पे करा। 800 रुपए। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000 रुपए, ये खर्चे हो रहे हैं सारे। जनरल एक्सपेंसेस 600 रुपए। रेंट एंड टैक्सेस 400 रुपए। बैंक चार्जेस 160 रुपए। कैश इन हैंड 1 अप्रैल को था 200 रुपए, और 31 मार्च को 350 रुपए। कैश इन बैंक 1 अप्रैल को था 400 रुपए, और 31 मार्च को है 590 रुपए। 31 मार्च को 590। आओ बेटा फटाफट से रिसीप्ट एंड पेमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है ये? 1. इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई फटाफट से रिसीप्ट एंड पेमेंट बना लिया आप लोगों ने? फॉर्मेट खींच लिया? मैंने क्या कहा, ये क्या है? कैश बुक की समरी। ये क्या है? कैश बुक की समरी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट, और ये पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट। No, sir. Receipt and payment आएगा. सॉरी मैंने गलत लिख दिया। Payment हाँ रिसिप्ट एंड आएगा. पेमेंट आएगा, फ्लो में लिख दिया। रिसिप्ट और Payment.
ये बताइए कैश Payment. का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस इन्होंने हमें दे रखा है। कह रहे कैश का ओपनिंग बैलेंस है 200 रुपए और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 400 रुपए। ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? Debit. डेबिट बैलेंस है। Debit. एसेट है तो डेबिट साइड लिखो क्रेडिट साइड लिखो? Debit side. डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? Balance बैलेंस BD. बैलेंस नोट बीडी। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे Yes. एक कैश, इसको अंदर करके लिख लेते हैं। यहाँ पर कैश और बैंक। कैश कितना? 400 200. 200 और बैंक 400 कितना? 400। और ये टोटल हो गया 600। इसके बाद एंट्रेंस फीस 300 रुपए रिसीव हुई है, मेंबरशिप फीस 3000 रुपए। एंट्रेंस फीस यहाँ पर क्या एंट्रेंस फीस रिसीव हुई तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये कोई रिसीव साइड नहीं है वैसे अलग से, बाकी मान सकते हैं कोई गलत चीज है। मेंबरशिप फीस, लेकिन हमें 3000 मेंबरशिप फीस कितने रुपए? 3000। आगे नेक्स्ट Donation. डोनेशन रिसीव हुआ क्लब पवेलियन के लिए 10,000 रुपए का डोनेशन मिला क्लब पवेलियन के लिए। टू डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन। अरे सही जगह लिखा ना मैंने, इधर तो नहीं लिखना था। No, sir. अच्छा नो सर क्लब पवेलियन के लिए डोनेशन मिला है कितना? 10,000. 10,000। इसके बाद नेक्स्ट फूड स्टफ सेल हुई है। टू फूड स्टफ सेल्स कितने की? 1200. 1200 इसके बाद सैलरी एंड वेजेस पे करे हैं। सैलरी और वेजेस जब पे करे हैं तो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट बाई सैलरी एंड वेजेस कितने रुपए का? 1200 रुपए। 1200. ठीक है। इसके बाद है आपका परचेज करा फूड स्टफ 800 रुपए का। क्या कैश में परचेज करा? कहीं लिखा है ये बात? कहीं लिखा है ये बात? नहीं सर। तो क्या मानोगे? अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? एज्यूम कर लेंगे, नीचे नोट डाल लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? कैश में है या नहीं है? Assume नहीं करें. परचेज करा है। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बुक की समरी है, तो कैश बुक की ट्रांजैक्शन होगी. यस, हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये कैश में ही परचेज करा गया 800 रुपए। समझ रहे हैं आप? ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये कैश में ही करा गया। यहाँ पर एक सितारा बनेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, चलो सितारा बना के हाथ लिख ही देते हैं ना, बाद में क्यों करते हैं सितारा। इट इज एज्यूम्ड दैट फूड स्टफ was purchased on, क्या लिखूं? कैश बेसिस। समझ रहे हैं? फूड स्टफ परचेज करा गया ऑन कैश बेसिस। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखिए, आप लोगों ने कॉपी कर लिया ये? यस सर। फूड स्टफ वाज परचेज्ड ऑन कैश बेसिस। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है क्या? यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन। अब आपको एक दिक्कत होगी, कह के सर क्यों एज्यूम कर रहे हैं? जब ये मिलेगा तो बात बन जाएगी। बेटा मैं दे नहीं रखा ना ये बात, अगर दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। पवेलियन कितने रुपए? 11,000। 11,000 रुपए का क्लब पवेलियन कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस 600 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस 600 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस 400. रेंट एंड टैक्सेस कितने? 400 रुपए। बाई और लास्ट क्या है? बैंक चार्जेस। क्या बैंक चार्जेस का पेमेंट कैश में होता है? आंसर इज यस, लेकिन नकद नहीं होता है। बैंक वाला अपने बैंक से बैलेंस से काट लेते हैं 160 रुपए, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस बच गया हमारा कितना?
बाई बैलेंस कैरेड डाउन कितना हो गया हमारे पास, या बाई क्लोजिंग बैलेंस जैसे हम लिख सकते हैं। चलो बैलेंस कैरेड डाउन ही लिख लेते हैं। कैश और बैंक कितना कितना बताइए, 350 और 590। 350 350 और 590 590, इनका टोटल कीजिए, क्या ये टोटल मिलना चाहिए? यस यस, सर। आंसर इज यस। बताइए कितना है? 0, 9 5 सर 15,100 कितना? 15,100 15,100 और इधर का 15,100 सेम आ रहा है। यस सर। सब लोग चेक करिए एक बार, सब लोग चेक करिए एक बार। किसी की बात हुई? एसडी क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास लेने? क्यों? हमारी क्या हमारी बात हुई थी एलजी से। क्या बात हुई है बेटा? सर उनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो फिर वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं। तबीयत खराब चल रही है उनकी? अच्छा, हाँ ठीक है। चलिए 15,100 रुपए, 15,100 रुपए हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। इसका टोटल मिलना चाहिए, टोटल मिल रहा है तो सही है, टोटल नहीं मिल रहा है तो कुछ गलती है। समझ आए आप यहाँ पे? ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, आगे करें। यस सर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर के बाद ये 1 के बाद आ गया 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने क्या लिखा, किसके बराबर होता है ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। PNL प्रॉफिट एंड लॉस। P&L अकाउंट में हम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लगाते हैं जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। क्या कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट, बताओ बेटा जल्दी से। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है केवल वही खर्चे रिकॉर्ड करो जिनसे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। याद आ रहा है कुछ? बचपन में पढ़ा था जब छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चों से मतलब अभी जब इन क्लासेस की शुरुआत हुई थी तो क्या पढ़ा था हमने? केवल वही खर्चे रिकॉर्ड करो जिनसे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो बस यही बात यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना है। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, छोटा सा क्वेश्चन कह रहे हैं ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2015 एंड 600 फॉर 2017। ठीक है, ऑल्सो ₹3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2016। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे कह रहे हैं ये बताओ कितना अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब आपका सवाल है सर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है? आप YouTube पे चैनल सब्सक्राइब करते हैं? यस सर। फ्री में करते हैं पैसे देके करते हैं? फ्री में। फ्री में भी। लेकिन कुछ जगह लिखा होता है कि Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना है तो पैसे देने पड़ेंगे, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना है तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या वहाँ यस सर। सब्सक्रिप्शन पेड होता है? यस सर। सब्सक्रिप्शन में होता क्या आखिरकार? वो सारी जो चीजें वो दे रहे हैं वो सब देखने को मिलती है, बस ये कुछ चीज होती है सब्सक्रिप्शन में, ये कुछ और होता है। जो सारी की सारी वो चीजें दे रहे हैं बस वो देखने को मिलती है। क्या आप अपनी मर्जी से कुछ मांग सकते हैं? कभी ऐसा हो यूट्यूब पे आपने किसी से भैया मैंने तुझे सब्सक्राइब करा है, मुझे ये वाली वीडियो देना है अगली बार, तो मान ली उसने ये बात। ऐसा तो नहीं हुआ है कभी भी। ऐसे ही कभी Amazon प्राइम साहब ने कहा कि भैया ये तुम चीज ठीक करो, ये गलत चल रही है तुम्हारे में, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया बात खत्म। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है जर्नल, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगजीन, ठीक है, ये क्या होते हैं? जो ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ शांति कुंज वाले हो गए, या आपके पहले ओशो महाराज हुआ करते थे जो आजकल जेल में है, और कई सारे इस तरीके के लोग हुआ करते थे। इन सबकी ना एक मैगजीन छपती है, इन सबका एक जर्नल आता है। जर्नल मतलब
एक मैगजीन होती है या जर्नल होता है जिसमें सारी चीजें आती है। मैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट का जर्नल भी आता है। आपके पास आता है इंस्टीट्यूट का जर्नल हमारा आईसीआई का? यस सर। हम्म, नहीं सर, एक बार आया। नहीं आता। हमारे पास नहीं आया। मेरे पास मेरे पास इंस्टीट्यूट का जर्नल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ये है, मेरे पास एक ये है। ठीक क्या है? वेट लॉ जर्नल लिखा हुआ है इसके ऊपर, वेट लॉ जर्नल। इसे मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम क्या है देखो, उस पर लिखा हुआ है अक्टूबर 20 और वॉल्यूम है 44। ठीक है, इसकी अमाउंट लिखी है टोटल कितने का है ये एक जर्नल जो है ये 200 रुपए का आता है, समझ रहे हैं? और ये महीने में 2 आते हैं। टोटल मिला के साल का 4800 का मेरा इसका सब्सक्रिप्शन है। टोटल मिला के पूरे साल का इसका 4800 का मेरा सब्सक्रिप्शन है इस जर्नल का, इस जर्नल का। अब सुनिए जरा बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने सब्सक्राइब कर लिया, फिलहाल ये तो है बिजनेस का, समझ रहे हैं? जो इसे इशू कर रहे हैं वो कमाई कर रहे हैं, तो ये तो हो गया बिजनेस में। यहाँ पर जो जर्नल की बात कर रहा हूँ ये होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले, जैसे कि हमारा आईसीएआई। क्या हमारा आईसीएआई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? आंसर इज यस। हमारा इंस्टीट्यूट भी एनपीओ है। हमारा इंस्टीट्यूट कमाई नहीं करता आप लोगों से, वरना इतनी सस्ती फीस नहीं होती। आप ओवरऑल इंस्टीट्यूट को कितनी फीस दोगे पूरे 3 साल में, सॉरी 4 साढ़े 4 साल में? अभी आपने कितनी फीस दी है? 9,000 रुपए। एग्जामिनेशन फीस को काउंट मत करना है, आपको एग्जाम का खर्चा होता है 9,000 रुपए। प्लस सीए इंटर में कितनी दोगे? 18,000 रुपए। और सीए फाइनल में कितनी दोगे? 18,000 रुपए। टोटल फीस कितनी हुई? 45,000 ओनली। सीए की डिग्री मिलती है केवल 45,000 रुपीज की फीस में। बाकी जो कोचिंग ले रहे हो वो आपकी इच्छा है, नहीं लेना मतलब वो आपकी इच्छा है, उससे इंस्टीट्यूट का मतलब नहीं है। तो 45,000 रुपीज की आपको है टोटल फीस, इतनी है आईसीआई की। आईसीआई आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमाता, उसमें वो आपका क्या करता है, उसमें वो आपको बुक्स प्रोवाइड करता है, साथ ही अपना पूरा स्टाफ मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, एसएसपी पोर्टल उनका चल रहा है, सब चीजें चल रही है। ठीक, उनका सारा स्टाफ है वो वर्क कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जर्नल, न्यूज़पेपर और मैगजीन, इन सब का एक सब्सक्रिप्शन होता है। आप जब अभी सीए बन जाएंगे तो आपके पास सीए मेंबर जर्नल आना शुरू हो जाएंगे। अभी आपके पास सीए स्टूडेंट जर्नल आता है, जो कुछ के पास आते होंगे, कुछ के पास नहीं आते होंगे, फीस होती है, उसकी फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो जर्नल आना शुरू हो जाएंगे, इसकी फीस की बात होती है। अब ये क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ, जैसे ये जर्नल मेरे पास आ रहा था, मैं इसका पेमेंट नहीं कर पाया, जो भी वजह रही, मेरे पास लेने नहीं आया पेमेंट, या मैं उस समय था नहीं अवेलेबल, जो भी वजह रही, तो मैं इसका पेमेंट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जर्नल मेरे पास आता है, तो इसका मतलब इसने मुझे उधार जर्नल दे दिया। यस, कभी कभी क्या होता है, मैं एडवांस देता हूँ, समझ रहे हैं? मैं एडवांस देता हूँ, मैं कहता हूँ यार एडवांस रख ले, थोड़ा सा आना तो है ही रेगुलर, लो 1 साल का एडवांस और लेके जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने उनको एडवांस पे कर दिया जर्नल। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन यही चीज है। क्वेश्चन पढ़िएगा, सब्सक्रिप्शन किसी जर्नल का, ये कुछ सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ये एक इनकम है, ये एक एनपीओ के लिए इनकम है। सब्सक्रिप्शन 2 कितना रिसीव हुआ? 42,000, जिसमें 1,600 थे पिछले साल के और 600 थे अगले साल। 3,000 रुपए अभी भी रिसीव होना बाकी है, इस साल का उधार है 3,000 रुपए, समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन के लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पिछला पेमेंट करते हैं, कुछ लोग अगला पेमेंट करते हैं, कुछ लोग उधार रख लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाने पड़ते हैं प्रैक्टिकली। क्या प्रैक्टिकली हर नाम का एक अलग अकाउंट बनेगा, ये कॉमन अकाउंट बना ले? बोलिए। कॉमन अकाउंट बना लिए। अच्छा, कॉमन अकाउंट बना ले, तो कैसे पता चलेगा किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए? डिफरेंट बनेंगे। ये 3,000 रुपए किसके बाकी है, पता कैसे चलेगा आपको? कि भैया 3,000 किसके बाकी है, कैसे पता चलेगा? कॉमन अकाउंट कैसे बन सकता है? आपको डिफरेंट अकाउंट, सेपरेट अकाउंट हर व्यक्ति का बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास डेटा तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है, एक ही कॉमन अकाउंट। तो हमें यहाँ बताना क्या है, हमें बताना है कि भैया हमारे पास इनकम कितनी हुई। अच्छा, इनकम को क्या ड्यू बेसिस पर भी रिकॉर्ड करेंगे हम? एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट ड्यू बेसिस पर भी रिकॉर्ड करेंगे, समझ रहे हैं आप? तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने पैसे लेकर जाने हैं, सवाल ये है। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने पैसे लेकर जाने हैं, सवाल ये है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा, 1 साल में आपने कितने रुपए के सब्सक्रिप्शन दिए, कितने रुपए की आपकी इनकम है,
कितने रिसीव हुई इससे मतलब नहीं है, कितने रिसीव हुई रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जाएगा, कितने का आपने कमाई करी है वो जाएगा ड्यू बेसिस, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, हमें बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन इलस्ट्रेशन नंबर है 2। आपको ये समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन होता क्या है, बोलिए। यस सर। ये तो समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन होता क्या है, बस अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी समझ आ जाएगा, इजीली है, बहुत इजी है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखिए, ये कह रहे हैं 1600 रुपए 2015 के थे, इन्होंने कहा 42,000 रुपए रिसीव हुए, जिसमें 1600 2015 के थे और 2017 के 600 रुपए, यानी एडवांस रिसीव हुआ है, और 3000 अभी भी मिलना बाकी, 3000 अभी भी मिलना बाकी है। ये बताइए 1600 2015 के थे, क्या इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, बोलिए क्या इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, ये 1600 रुपए 2015 के, ये रिसीवेबल है 1600 रुपए, यस सर, इसका ओपनिंग बैलेंस ये है। हमारा रिसीवेबल है। अब ये Receivable। रिसीवेबल है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये हमारी एसेट है। सब्सक्रिप्शन में डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं, डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए 1600, 42,000। ठीक है। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर 42,000 रुपए आपको रिसीव हुए हैं, जर्नल एंट्री बताइए मुझे फटाफट। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अभी फिलहाल मैं सब्सक्रिप्शन Yes. अकाउंट ही बना रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन एडवांस वो बात की बात बनाएंगे, बाद में देखेंगे। Yes. अभी एक अकाउंट बनाना है, तो हमारे पास 42,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसलिए उसके क्रेडिट बाय साइड कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट, और Cash अमाउंट कौन सी account। वाली, सब्सक्रिप्शन 42,000 सामने वाली, 42। सब्सक्रिप्शन के सामने वाली, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के सामने वाली, ठीक है। कह रहे हैं 600 रुपए 2017 के थे और 3000 अभी भी रिसीव होना बाकी है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 600 रुपए 2017 के थे, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है हमारे लिए, एडवांस रिसीव हो गया, बताइए लायबिलिटी। लायबिलिटी है। किसी से भी एडवांस अगर हमें कोई रिसीव हो रहा है तो इन फ्यूचर हो सकता है हमें उसे वापस करना पड़े, तो हमारी क्या है, ये एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट होता है। क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है तो मैं यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कैरी करना चाह रहा हूँ, तो मैं डेबिट साइड लिखूँ क्रेडिट साइड लिखूँ, क्रेडिट बैलेंस कैरी करना है तो मैं डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं, सोच के बोलना, बहुत ज्यादा। सर डेबिट साइड लिखेंगे। बाकी बच्चे बताइए क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं, कैरी करना है मुझे। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जिसका पलड़ा भारी उधर का बैलेंस, इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी या डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो लिखना कहाँ पड़ेगा, डेबिट साइड। लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड बराबर आएगा। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए, कैरेट डाउन 600। 600। नेक्स्ट कह रहे हैं 3000 अभी भी मिलना बाकी है, तो ये रिसीवेबल है 3000 का, यस 3000 का रिसीवेबल है। अब रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, एसेट है लायबिलिटी है, एसेट है ना, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस को कैरी करना है, किधर लिखूंगा मैं, डेबिट साइड ज्यादा है तो मैं इधर लिखूंगा क्रेडिट साइड। बाई बैलेंस सीडी कितने रुपए, 3000। बैलेंस कहाँ चला जाएगा, बैलेंस चला जाएगा इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बताइए कितना है, 45,000 माइनस 2200, 42,800। समझ बात आपको, बोलिए। यस यस तो सर। नए वाले बच्चे हैं वो जो ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं इसीलिए इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एनपीओ का क्वेश्चन 8 मार्क्स का आना ही आना है, फिक्स है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं आने वाली, समझ रहे हैं। लेकिन बात क्या है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से,
इसमें मैं आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं सिखाने वाला, कोई अकाउंटिंग नहीं सिखाने वाला, सिर्फ सिचुएशन समझाने वाला हूँ। मैंने जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ, समझ रहे हैं बात? मैं सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं क्या सिखाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री, सॉरी सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन। कि सिचुएशन क्या है और उसको समझ के किस तरीके से हमें उसे आगे लेकर जाना है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। समय समाप्त होने वाला है, कोई बात नहीं, करते हैं अभी। सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग 2016 was 23,000। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 15 कितनी है? 1400 रुपए। प्रीपेड 2015 की कितनी है? 400 रुपए। अनपेड 2016 की कितनी है? 1800 रुपए। प्रीपेड 2016 की कितनी है? 600 रुपए। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड आल्सो शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। कह रहे हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट। यहाँ पर कितने अकाउंट बनेंगे? इन्होंने कहा नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। एक ही अकाउंट बनाओ या 3 अकाउंट बनाओ? 3 कौन से? सब्सक्रिप्शन। इलस्ट्रेशन नंबर 2। सैलरी अकाउंट, एक बनेगा सैलरी अकाउंट, एक बनेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और एक बनेगा सैलरी, बताओ रिसीव्ड इन एडवांस। सैलरी प्रीपेड अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट यहाँ पर हमारे बनेंगे। फटाफट से बनाओ बेटा। बना लिए? बोलिए करो जी। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? कह रहे हैं सैलरी ड्यूरिंग द ईयर पे करी है 23,000 रुपए, और अनपेड है ओपनिंग इतनी, प्रीपेड है ओपनिंग इतनी, अनपेड है क्लोजिंग इतनी, प्रीपेड है क्लोजिंग इतनी। ये हमें इन्होंने दे रखा है। हम शुरुआत करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। सैलरी अनपेड है 31 मार्च 2015 की 1400 रुपए। सैलरी अनपेड है 31 मार्च 2015 की 1400। तो अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड? बेटा जवाब देते रहो आप। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का बैलेंस ओपनिंग जो होगा वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि एक लायबिलिटी है ये। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए बताइए? 1400। ठीक है। सैलरी प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? प्रीपेड सैलरी मतलब एडवांस दे दिया आपने, आपकी एसेट है लायबिलिटी? एसेट है हमारे लिए ये, और इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 400 रुपए। 400 है ना? 400। यस सर। ठीक है, अभी यहीं पर। अब इन्होंने कहा सैलरी पे करी ड्यूरिंग द ईयर कितनी? 23,000 रुपए। ठीक है, सैलरी पे करी ड्यूरिंग द ईयर कितनी? 23,000 रुपीज। 23,000 रुपीज सैलरी पे करी। एंट्री बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। तो बेटा सैलरी अकाउंट में क्या करेंगे? कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड। मेरा मन ना ऐसे नहीं मान रहा, मेरा मन कह रहा है जर्नल एंट्री भी करेंगे। ठीक है, बोलो क्या जर्नल एंट्री आप लोग करना चाहते हो? हाँ, अरे हाँ बोल दे करो यार। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए? 23,000। 23,000 बीइंग सैलरी पेड। क्या बिना नरेशन के जर्नल एंट्री पूरी होती है? नो सर। बिना नरेशन के जर्नल एंट्री कैसे हो सकती है? बिना नरेशन के जर्नल एंट्री का मतलब है बिना हीरो हीरोइन के मूवी, समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो सैलरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे टू
कैश कैश अकाउंट कितने रुपए 23,000 23,000 3,000. आउट। सुनो, आगे की बात। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सैलरी अनपेड है 2016 की 1,800 रुपए। ओहो, अनपेड भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्या? सैलरी अनपेड रिकॉर्ड करनी Yes, पड़ेगी। sir. ये तो आपने पेमेंट वाली एंट्री कर ली, तो अनपेड वाली एंट्री करो बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करिए। एंट्री बताइए सैलरी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करने की फटाफट से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बिल्कुल सही बात। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। Outstanding. बहुत बढ़िया। कितने रुपए? कितने रुपए? 1800 1800 being salary outstanding recorded, being salary outstanding recorded। आइए बेटा इसकी पोस्टिंग रिकॉर्ड, इसकी पोस्टिंग करिए फटाफट। सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू सैलरी To salary outstanding. कितने रुपए? 1800 1600। और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? Sir, क्रेडिट साइड 1800. सर 1800 है। बाई सैलरी अकाउंट कितना? 1800. अच्छा 1800 18 है। यस सर। Yes, ओह, sir. मैंने गलत लिखा। 1800 1800 1800। सैलरी प्रीपेड है, क्लोजिंग सैलरी प्रीपेड है 2016 की 600 रुपए की। एंट्री कीजिए। सैलरी प्रीपेड अकाउंट Salary account debit to salary account. prepaid account. सैलरी प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट पक्का? यस, क्योंकि उसे सैलरी अकाउंट में से हटाना पड़ेगा। आपने गलती से उसे सैलरी अकाउंट में डाल दिया भैया। सैलरी प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में से हटाना पड़ेगा। कितने रुपए? 600 रुपए। बीइंग प्रीपेड सैलरी रिकॉर्डेड, बीइंग प्रीपेड सैलरी रिकॉर्डेड आउट। सैलरी प्रीपेड डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू सैलरी Salary अकाउंट account. 600 रुपए। और सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट हो रहा है बाई प्रीपेड By salary prepaid account. प्रीपेड सैलरी अकाउंट 600 रुपए। कुछ रह गया अभी? इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट का आपके हिसाब से 3200 रुपए। 1400 प्लस 1800 3200 रुपए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भैया अनपेड सैलरी कितनी थी? 1800 रुपए। ये क्या कह रहे हैं कि अनपेड सैलरी कितनी थी? क्लोजिंग कितनी अनपेड सैलरी? 1800 रुपए। और हमारा क्लोजिंग कितना आ रहा है? 3200 रुपए। ये कह रहे हैं प्रीपेड सैलरी क्लोजिंग कितनी है? 600 रुपए। और हमारा कितना आ रहा है? 600 प्लस 400 1000 रुपए। 1000 रुपए। तो ये बताइए मुझे क्या गलती हुई यहाँ पर? एक चीज जरा आप ध्यान दीजिएगा, उसको चीज दिमाग लगाइए। सैलरी आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1400। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हमने सैलरी देना बाकी है। तो पहले सबसे पहले जो हम सैलरी पे करेंगे वो ये 1400 वाली करेंगे या कोई और करेंगे? बोलिए। सबसे पहले जो 1400 वाली। सैलरी पे करेंगे वो 1400 वाली करेंगे या कोई और सैलरी पे करेंगे? अरे जो पे करना बाकी है पहले वो देंगे ना। या इस साल वाली कहेंगे ऐसा है पिछले साल वाली रुक जा, इस साल वाली ले जा। तो ऐसे कैसे? पहले तो मुझे पिछली वाली दो ना। तो सबसे पहले हमें सैलरी ये वाली पे करनी चाहिए। और यहाँ हमें लिखना चाहिए था क्या? सैलरी एंट्री क्या करनी चाहिए थी? सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी सबसे पहले ये वाली एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट की। सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी जो हमने नहीं करी? जानबूझ के मैंने नहीं करवाई। यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे पहले तो यही देंगे 1400 रुपए। बोलिए सही कह रहा हूँ गलत? कर लिखिएगा मत ये एंट्री। समझ में आई बात मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो आप सैलरी आउटस्टैंडिंग पे करेंगे
उसके बाद ही तो इस साल की एंट्री पे करेंगे। लेकिन आपने क्या एंट्री कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप कह रहे हो सर ये तो हमने कर भी दी, अब हम कटिंग करेंगे? नहीं, हम ये वाली एंट्री नहीं करते। हमने गलती से क्या करा, हमने क्या करा, ये पूरा का पूरा कैश का बैलेंस कहाँ डाल दिया, सैलरी अकाउंट में डाल दिया। हमने पूरा का पूरा कैश बैलेंस कहाँ डाल दिया, कैश का पेमेंट कहाँ डाल दिया, सैलरी में डाल दिया। तो क्या सैलरी वापस ले लें इतने पैसे? बोलिए, बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं आपने पूरा का पूरा कैश कहाँ डाल दिया, सैलरी में डाल दिया ना। ये पूरा का पूरा Yes, कैश sir. 23,000 रुपए पड़ा हुआ है। वैसे यहाँ कितने आते, 23,000 माइनस 1400 आते। बोलिए, 23,000 माइनस 1400 आते। लेकिन आपने क्या करे, आपने पूरे के पूरे 23,000 रुपए यहाँ डाल दिए। आपने पूरे के पूरे 23,000 रुपए 23,000 रुपीज आपने सैलरी अकाउंट में डाल दिए। अब क्या करें, इसको कैसे ठीक करें? पहला ऑप्शन कि भैया ये काटो और माइनस 1400 करके, यानी 23,000 माइनस 1400, 21,600, 21,600 आप यहाँ लिख दीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, 1400 क्रेडिट साइड में नहीं लिखते, वो बेटर रहेगा। सर लिख सकते हैं। हम 1400 क्रेडिट साइड में लिख देते हैं ना, यानी हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट को 23,000 से डेबिट करा, 1400 से क्रेडिट कर दो, बात वही आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? एंट्री क्या बनी, Yes, sir. सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या कर दो, यहाँ पे कैश की जगह क्या कर दो, बोलिए, सैलरी 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 Salary. सैलरी। लेकिन हम इस एंट्री को अच्छे से लिखें, ठीक है? तो एंट्री क्या बनी, लिखिए फटाफट से, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट सैलरी 1400 रुपए बीइंग ओपनिंग एडजस्टेड। समझ आए? बोलिए, समझ आ गया बात? बोलिए, एंट्री Yes, करिए, sir. सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सैलरी अकाउंट 1400, और यहाँ पर लिख देंगे बाई सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1400। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आया सैलरी प्रीपेड अकाउंट। सैलरी प्रीपेड अकाउंट में क्या करना है, सैलरी प्रीपेड अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 400 आ रहा है। तो हमने सैलरी प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले एक्स्ट्रा दे रखी होगी, हमने खर्चा बुक नहीं करा होगा, एक्स्ट्रा सैलरी दे रखी होगी और हमने खर्चा बुक नहीं करा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब खर्चा बुक कर देंगे, क्या परेशानी है उसको? तो इसको उठा के क्या करेंगे, सैलरी प्रीपेड को खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए बताइए, हमें खर्चे को डेबिट करना पड़ेगा, Yes, sir. यस सर सैलरी अकाउंट डेबिट, और दूसरा कैश जा रहा है नहीं, पुराने में ही कैश दे रखा है, तो टू प्रीपेड To prepaid salary. सैलरी अकाउंट प्रीपेड अकाउंट 400 रुपीज बीइंग एक्सपेंसेस पेड, नहीं सॉरी, बीइंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड। ठीक है, एक्सपेंस एडजस्ट हो गई। सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे उसके, टू प्रीपेड सैलरी कितने रुपए, 400, और सैलरी प्रीपेड अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई बाय सैलरी सैलरी अकाउंट 400। बोलिए, बात समझ आई कि नहीं आई? बस अब इनको बैलेंस कर दीजिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्रेडिट बैलेंस आ गया कितना, टू बैलेंस सीडी 1800 रुपए, और सैलरी प्रीपेड अकाउंट का बैलेंस क्या आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया बाय बैलेंस सीडी 600 रुपए, क्योंकि जिसका पलड़ा भारी उधर का बैलेंस। और सैलरी अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा, अरे सर ये तो नॉमिनल अकाउंट है और इसका बैलेंस ट्रांसफर होता है P&L में। अच्छा, इसका बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा, एक्सपेंस है, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो हमारे पास P&L तो है नहीं, तो हम कहाँ लेकर जाएंगे भैया बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लेकर जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, कितने रुपए बेटा बताइए, 23,000 प्लस 1800 प्लस 400 माइनस 2000, 23,200।
20,000 20,200. 200. ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बात हुई क्लियर? इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिला? सिर्फ जर्नल एंट्रीज और लेजर के कंसेप्ट है कि नहीं? बताइए क्या नया है इस क्वेश्चन में आपके लिए? है कुछ नया? कुछ भी नया नहीं है। बस क्या है, आपके लेजर के और जर्नल के कंसेप्ट को थोड़ा सा वाइड कर दिया गया, थोड़ा सा वाइड करके दिखा रहे हैं, बस फर्क इतना सा और कोई फर्क नहीं। क्लियर? सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन ये? चलिए आगे की ऊपर देखो। शुरुआत में मैंने लिखा था इस चैप्टर के शुरुआत में क्या लिखा? वेरी 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 सिंपल। है कि नहीं सिंपल? आप खुद बताओ ये बात है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। बैलेंस शीट टॉपिक 4, बैलेंस शीट। आओ बेटा, पूरा पेज खाली छोड़ रखा मैंने बैलेंस शीट में। यहाँ पर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या उसमें कुछ अलग होता है? आंसर इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ बातें लिखी थी जो मुझे आपको समझानी थी। उसके लिए मुझे आपको वो दिखाना पड़ेगा, क्या नाम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी मैंने स्पेस दे रखा है क्या? Yes, sir. No, sir. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दे रखा, उसमें तो इतना सही था। बैलेंस शीट में ना पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे आपको समझाने थे, वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है। मैं आपको आईसीआई के मटेरियल से समझा देता हूँ। Foundation, principal and practice of accounting, study relevant for matrix examination, NPO. जी, ये हो गई सेव, रेशियो इन फोल्डर। जी आइए फटाफट से देखते हैं इसको, क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ये सारा पार्ट थ्योरेटिकल है। ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ हमारे पास स्पेशल आइटम दे रखे हैं, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। पहला है डोनेशन, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस और अदर कंसेप्ट। तो इनको एक एक करके समझते हैं हम सभी चीजों को। सबसे पहला है डोनेशन, ठीक है, सभी बच्चे नोट करेंगे जो भी मैं लिखूंगा। सबसे पहला है डोनेशन। आइए डोनेशन क्या होता है? डोनेशन दो तरीके का होता है। आप कई बार आपने गए होंगे, आप कहीं गए, किसी मंदिर में गए या मस्जिद में गए, कहीं भी गए, तो आपने वहां पर ना डोनेशन बॉक्स में डाल दिया कुछ भी अमाउंट, ठीक है, वो होता है जनरल डोनेशन। वो होता है जनरल डोनेशन। आपने वहां पे अमाउंट डोनेशन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, वो हुआ जनरल डोनेशन। लेकिन वहां पर कई लोग इसमें क्या होते हैं जो बड़ा डोनेशन करते हैं। बड़ा डोनेशन का मतलब क्या है कि भाई मैं डोनेशन कर रहा हूँ इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, या मैं डोनेशन कर रहा हूँ यहाँ पर पंखे लगवाए जाए सब जगह, या एसी लगवाए जाए सब जगह, तो वो होता है कॉर्पस डोनेशन। वो होता है कॉर्पस डोनेशन। वो होता है कॉर्पस डोनेशन, समझ गया? यानी हम उसे कह सकते हैं, दूसरा नाम है उसका डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस। डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस। क्या बात समझ में आई आपको इस बात से? एक हुआ जनरल डोनेशन और एक हुआ डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस। ध्यान देना मेरी बात, दो अलग अलग डोनेशन है। एक जनरल डोनेशन, एक डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस।
तो ये जो जनरल डोनेशन है ये क्या है बताइए, ये जो जनरल डोनेशन है ये जनरली इस्तेमाल होगा। जनरली से मेरा मतलब क्या है, ये ट्रस्ट कैन यूज इन एनी मैनर, ये इसके लिए कोई वो बताएगा नहीं भैया तुम ये खरीदोगे ये खरीदोगे ये खरीदोगे। आप अगर वहां पर 100 रुपए 50 रुपए डालकर आ रहे हैं तो उसका इस्तेमाल वो कैसे भी कर सकते हैं, यानी ये जनरल डोनेशन, यानी ये हुई रेवेन्यू रिसीव, बिकॉज कैन बी यूज जनरली, कैन बी यूज जनरली, इसको हम जनरली यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज जनरली। ये हुआ हमारे पास जनरल डोनेशन। दूसरा है कॉर्पस डोनेशन, यानी डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस। ये होती है हमारे पास, क्या इस पैसे को कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, या जिस पर्पस के लिए दिया गया है केवल वही इस्तेमाल होगा, जिस पर्पस के लिए दिया गया है केवल वही इस्तेमाल होगा, हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसको हम मानेंगे कैपिटल रिसीव, कैपिटल रिसीव, इसको हम मानेंगे कैपिटल रिसीव। ठीक है, ये हमारे लिए है कैपिटल रिसीव एंड कैन बी यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, गलत यूज नहीं हो सकता ये, समझ रहे हैं आप बात को। अगर किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया है तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए ही इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है उससे जाके आप वाटर कूलर खरीद लाओ या उससे जाके एसी खरीद लाओ, नहीं ला सकते। जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। ये बात डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस के लिए लगती है। मैंने क्या बताया, ये क्या है रेवेन्यू रिसीव और ये क्या है कैपिटल रिसीव। क्या ये रेवेन्यू रिसीव जो है ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, क्या रेवेन्यू रिसीव जो है इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी? यस। रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, लेकिन ये कैपिटल नेचर की है, ये कहाँ जाएगी? ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी, नॉट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे, समझ रहे हैं? और ये एक लायबिलिटी के रूप में खड़ा रहेगा, ये एक लायबिलिटी के रूप में खड़ा रहेगा। बात को समझिए मेरी, जनरल डोनेशन क्या है? ये डोनेशन फॉर जनरल पर्पस है, कोई भी व्यक्ति आके वापस नहीं मांगेगा इस डोनेशन को, लेकिन क्या ये जो स्पेशल पर्पस वाला डोनेशन है एक स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है, अगर आपने उस पर्पस में नहीं लगाया तो आके वापस कहेगा पैसे वापस करो, जो मैंने डोनेशन दिया था वापस करो, क्योंकि आपने जिस पर्पस के लिए दिया था उस पर्पस में नहीं लगाया। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट, ये हुआ डोनेशन। नेक्स्ट, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये केवल एंट्री के टाइम पर होती है। ये क्या होता है? ये ओनली एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ मेंबर। क्यों ली जाती है बताइए? Legal expenses के लिए। It is taken to meet out it is taken to meet out expenses। बाकी के बच्चे भी थोड़ा वीडियो खोल ले तो अच्छा रहेगा। It is taken to meet out expenses or meet out legal expenses, legal expenses related to एडमिशन ऑफ मेंबर। मेंबर के आने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, उनके लिए ली जाती है। दूसरी चीज, ये रेवेन्यू है कैपिटल है? बोलिए, रेवेन्यू है या कैपिटल है? Capital। रेवेन्यू नहीं है। क्यों नहीं है रेवेन्यू? अरे बार बार थोड़ी ना होती है। आपको याद होगा आपने जब रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस या इनकम। रेकरिंग नेचर कितनी बार अगर हो रहा है, तो ये तो बार बार थोड़ी ना होता है, और ये केवल स्पेशल पर्पस के लिए तो है। तो लीगल एक्सपेंसेस करो, इससे बात खत्म, इसी पर्पस के लिए उसी पर्पस में इस्तेमाल होगी।
नेक्स्ट, मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस क्या होती है? ये रेवेन्यू नेचर की होती है पहली बात तो, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, ठीक है। दूसरा, क्या ये हर साल ली जाती है? यस, इट मे बी एनुअल, एनुअल भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, और लाइफ, होल लाइफ के लिए हो सकती है, और होल लाइफ, यानी होल लाइफ मेंबर बन सकते हैं। इट मे बी एनुअल, हाफ ईयरली और फॉर होल लाइफ। होल लाइफ मेंबर, जब तक है जीवन, जब तक है जान, तब तक क्या आप मेंबर रहेंगे, समझ रहे? ये रेवेन्यू नेचर की होती है, कहाँ जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, ठीक है। कर लिया कॉपी? बोलो बोलो, कर लिया? चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा ये आज, समझ रहे? आज चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। और सर अभी अभी तो शुरू हो रहा है, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? ऐसे होता है बेटा। सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है, और इसको सिंपल सी बात है, जितना भैया पहले एक साल का जितना इनकम है उतना इनकम में जाएगा, जितना आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, जितना एडवांस मिल गया वो एडवांस में चला जाएगा। और ये क्या होता है? जस्ट लाइक जर्नल, मंथली, जो मंथली जर्नल होता है, एनुअल जर्नल होता है, उनसे रिलेटेड, या आपका जो भी मैगजीन्स होती हैं उनसे रिलेटेड ये रहता है। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, मैंने अभी अभी बताया लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में। मैंने कहा ना होल लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, और कहाँ ऐड कर देंगे? डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड, डायरेक्टली कैपिटल फंड में डाल देंगे, ठीक है। डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड, वो मैं एंट्री में आपको बता दूंगा। उसके बाद अदर कंसेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम, डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन बताइए कौन सी नेचर का होता है? ये कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटल। और जनरल डोनेशन क्या होता है? ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होती है। लीगेसी, ओहो लीगेसी एक वर्ड है, ये अच्छी चीज, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। लीगेसी, कई बार आपने देखा होगा मूवी कि पिता की मृत्यु हो गई और उनके बच्चे नालायक थे। पिता की मृत्यु के बाद उनके बच्चे नालायक निकले तो क्या करा उन्होंने नालायक बच्चों ने? अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो सारे के सारे प्रॉपर्टी वगैरह पे कब्जा करना चाह रहे थे, ठीक है। तो पिता के उसके मृत्यु के बाद एक वकील साहब आते हैं, और वकील साहब कहते हैं कि आपके पिता ने आपकी सारी की सारी संपत्ति इस ट्रस्ट के नाम कर दी है। तो आप सबके सब यहाँ से बाहर निकले। ऐसा होता है कभी? देखा है मूवी में ऐसा कि सारी की सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी बाय अ विल, यानी वसीयत। वसीयत के द्वारा सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी। ओहो, और बच्चे क्या करते हैं बेचारे? मुंह लटका के बाहर निकल जाते हैं, समझ रहे? जो नालायक बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर लीगेसी क्या होती है? लीगेसी होती है एसेट्स रिसीव्ड बाय अ विल। विल मतलब हिंदी में भी लिख लीजिएगा वसीयत। वसीयत के द्वारा अगर कोई एसेट्स मिलती हैं तो उसे हम लीगेसी कहते हैं। ये किसकी होती है? ट्रस्ट की कहलाएगी, ये ट्रस्ट की होती है। जमीन जायदाद दे देते हैं, वो कहते हैं ये लो जमीन ट्रस्ट के रूप में यूज करो इसे, ये जमीन ट्रस्ट की हो गई आज से, वसीयत में दे दिया, तो ये हुई लीगेसी। अभी बताइए मुझे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट? क्या ट्रीटमेंट होगा इसका बताइए। बिल्डिंग मिल गई जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, कैसे रिकॉर्ड करें? कैसे रिकॉर्ड? कुछ गया नहीं, कुछ गया तो है ही नहीं, आया ही आया है। तो भाई इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे ऐसे 5 करोड़ रुपए की इनकम, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? एक ट्रस्ट के लिए इनकम एक्सपेंडिचर में 5 करोड़ की इनकम दिख रही है भैया, क्या हो गया ये? इट इज टू बी ट्रीटेड एज, क्या बोलिए, रेवेन्यू है कैपिटल? कैपिटल।
कैपिटल इसे हम कैपिटल रिसीप्ट इसे हम कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे। और एंट्री क्या करेंगे, बताइए एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आप बोल सकते कैपिटल कैसे हो सकता है, कैपिटल तो मालिक लेकर आते हैं। अरे ट्रस्ट का मालिक कौन है, क्या ट्रस्ट का कोई मालिक होता है, समाज जनता है उसके मालिक। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल नहीं होता है, यहाँ पे शब्द होता है कैपिटल फंड। यहाँ पे कैपिटल की जगह शब्द होता है कैपिटल फंड। अभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखेंगे कैपिटल की जगह शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल फंड। तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा। अब आपको पता है कैपिटल फंड तो उनका हो गया मेंबर्स का, नहीं वो मेंबर्स का भी नहीं, समाज का है, सामाजिक संस्था है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट इट इज टू बी ट्रीटेड एज एज कैपिटल। क्लियर, आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करेंगे। एंडोमेंट फंड डोनेशन, एंडोमेंट फंड डोनेशन क्या है, अच्छा अच्छा, एंडोमेंट फंड डोनेशन ध्यान दें। एंडोमेंट फंड डोनेशन, एंडोमेंट फंड डोनेशन, सुनिए जरा बात को। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं और समाज के लिए कुछ करते रहना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन समाज में ये कार्य होते रहना चाहिए, समाज में ये कार्य होते रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने भी शुरू किया था कुछ समय पहले ही था। क्या शुरू किया था, रामलीला पब्लिक स्कूल में हमने बच्चों को गिफ्ट्स बांटने शुरू किए थे जो कि टॉपर्स थे क्लासेस। ठीक है, कुछ गिफ्ट बांटने शुरू किए। गिफ्ट क्या थे, मतलब हमारे बाबा साहब के जो मेरे दादाजी हैं, उनके दादाजी थे मेरे, अब नहीं, तो उनके नाम पर हमने एक शुरू किया था कुछ साल पहले। ठीक है, बीच में बंद हो गया वो किसी वजह से। अब यहाँ पर क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं, एंडोमेंट फंड। सपोज करिए मेरे पापा चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, सपोज करिए वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, ये हमेशा चलता रहे, लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं कंटिन्यू करूंगा इसको या नहीं करूंगा। ठीक है, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं, वो चाहते नहीं यार ये चलता रहे, मैं रहूं या ना रहूं ये चलता रहे। तो उन्होंने क्या करा यहाँ पे उन्होंने क्या करा, मैं पापा का नाम ले, इन्होंने रामलीला पब्लिक स्कूल में या रामलीला कमेटी, रामलीला रामलीला कमेटी को इन्होंने क्या करा, जरा सा बिगाड़ने जाओ पूरा बिगड़ जाता। इन्होंने रामलीला कमेटी को क्या करा, डोनेट कर दिए, डोनेट रुपीज 5 लाख, इन्होंने 5 लाख रुपए डोनेट। ठीक है, और साथ में कंडीशन लगाई, विद अ कंडीशन दैट, with the condition that it will be kept in bank, it will be kept in bank forever, हमेशा ये बैंक में रखे रहेंगे पैसे, इसे इस्तेमाल नहीं करोगे आप। इन्होंने क्या कहा, आप इसे इस्तेमाल नहीं करोगे, ये बैंक में रहेंगे पैसे, एंड द इंटरेस्ट ऑन इट, जो भी इस पर ब्याज मिलेगा, will be used, क्यों यूज होगा बताइए, will be used for gift to टॉपर स्टूडेंट। इन्होंने कहा कि जो भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको गिफ्ट देंगे, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका गिफ्ट आप देंगे, समझ रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड डोनेशन, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड डोनेशन। ठीक है,
5 लाख रुपए का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 5 लाख रुपए रामलीला कमेटी कभी नहीं निकाल सकती, कभी नहीं निकाल सकती 5 लाख रुपए को, कभी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट कमाएगा वो इंटरेस्ट का यूज करते रहेंगे टॉपर्स को डोनेशन गिफ्ट देने, जो भी नाम रखेंगे उस नाम से। बाबा साहब के नाम से रहते हमारे, तो बाबा साहब के नाम से इन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड डोनेशन। बात समझ आई आपको ये बात? उस डोनेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उस डोनेशन पे होने वाली इनकम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? क्लियर? यही लिखा हुआ है, देखो पढ़ लो। एंडोमेंट फंड डोनेशन, ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन इज टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। ये जो डोनेशन मिला, बताइए क्या ये लायबिलिटी है? मतलब क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? ये जो 5 लाख रुपए मिले, ये क्या है? ये कैपिटल। ये हमेशा एक लायबिलिटी की तरह खड़ा रहेगा? आंसर इज यस, ये हमेशा एक लायबिलिटी की तरह खड़ा रहेगा। क्या एंट्री होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एंडोमेंट फंड डोनेशन अकाउंट। और एंडोमेंट फंड डोनेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? ये एक लायबिलिटी के रूप में खड़ा रहेगा। लेकिन अब इस पे इनकम आ रही है, वो इनकम कहाँ जाएगी? जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? ये रेवेन्यू नेचर का, ये रेवेन्यू नेचर का है जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, क्योंकि उससे गिफ्ट खरीदे जा रहे हैं और उसको डोनेट करा जा रहा है, तो ये रेवेन्यू। क्लियर? समझ आ गई बात आपको? ये डोनेशन कैपिटल है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि इससे फिर आप गिफ्ट वगैरह खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स आप इसे बेचेंगे तो ये रेवेन्यू कैपिटल। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। बेटा इतने में तो गाड़ी छूट जाएगी जितनी देर में आप सोच रहे हो। ये इसमें बात ही क्या थी? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स ऑब्वियसली रेवेन्यू है, इसमें कैपिटल वाला बात ही क्या थी? ठीक है, देखिए फटाफट। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बेची, क्या ये रेवेन्यू होती है कभी भी? नहीं, ये कैपिटल रहती है हमेशा। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम बस एक लास्ट पॉइंट। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम क्या होता है? मैं जौहर यूनिवर्सिटी जाता रहता हूँ, पता है आपको बात। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे उस टाइम से, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी मेरा आना जाना लगा रहता है बिकॉज ऑफ सेमिनार। मैं वहाँ पर सेमिनार कंडक्ट करता रहता हूँ, मतलब सेमिनार वहाँ पर करता रहता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पर सेमिनार्स वगैरह देता रहता हूँ, तो यहाँ पर नहीं है जरा। और ये जौहर यूनिवर्सिटी, ये सेमिनार देना मेरा शौक है, ये मेरा पेशा नहीं है, क्योंकि मैं इसके कोई चार्ज नहीं करता। इन्होंने मुझे इनवाइट करा फॉर सेमिनार, समझ रहे? ये सेमिनार देना मेरा शौक है, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पेशा नहीं, बिकॉज आई डोंट चार्ज फॉर इट। इन्होंने मुझे इनवाइट करा सेमिनार के लिए, मैंने बोल दिया ओके। ठीक है, उल्टा हो गया थोड़ा सा, एरो ऐसा है। मैंने बोल दिया ओके, मेरा ठीक है आ जाएंगे। उसके बाद ना जब मैं वहां गया तो इन्होंने ना मुझे एक एनवलप दिया, गिव एन एनवलप। ठीक है, इन्होंने मुझे एक एनवलप दिया। मैंने कहा सर ये एनवलप का क्या मतलब है? नहीं टू टेक। मैंने कहा नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आता हूँ, शौक से आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आता रहता हूँ, करता रहता हूँ। एक ही बार की बात है बस, इन्होंने एक बार मुझे एक एनवलप दिया, बोले नहीं नहीं सर आप आते हो, ये है वो है और आप इसको ले लीजिए, इट इज नॉट अ फीस, इट इज एन ऑनरेरियम। बोले सर ये फीस नहीं है, ये ऑनरेरियम है, आप यहाँ पर आए समय निकाल के, उसके लिए हम आपको कुछ ऑनरेरियम के रूप में देना चाहते हैं, समझ रहे? दिस इज कॉल्ड ऑनरेरियम। एनवलप जो इन्होंने दिया मुझे, ठीक है, नहीं टू टेक, बट दे forced
to take it as honorarium. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर आप हमारे यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं, तो आपको हम एज एन ऑनर कुछ देना चाहते हैं। बात इतनी है, हम आपको एज एन ऑनर कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने एज एन ऑनर जो भी दिया, ये वो चीज की बात है, समझ रहे हैं? दिस इज नॉट अ फीस। अगर मैं फीस चार्ज करूँ, अगर मैं कहूँ मैं 10,000 पर सेमिनार लूंगा, तो वो फीस हो जाएगी। अगर ये खुद ही कुछ दे रहे हैं तो वो एक ऑनर एरिया। समझ रहे हैं बात यहाँ पे? तो ये ऑनर एरिया, ठीक है? ये एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है, ध्यान देना, नॉट एन एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, एम्प्लॉय को दी जाने वाली सैलरी ऑनरेरियम नहीं होती है। तो जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एम्प्लॉय नहीं, तो मुझे मिल रहा है तो ऑनरेरियम है। अगर किसी एम्प्लॉय को मिल रहा होगा तो वो ऑनरेरियम नहीं होगा, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विस, receiving any services from person who are not the employee of the NPO। क्लियर है? बोलिए, समझ आ गई बात आपको यहाँ पे? यस सर। चलिए अब आते हैं हम सीधे से क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम एक करेंगे अभी, ठीक है? मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट कैसे बनती है ये बात आपको पता है पहले, ठीक है? सभी को कंफर्म है? बोलिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। द फॉलोइंग वाज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कैश इन हैंड दे रखा है 100 रुपए का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है। कैश इन हैंड दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड फ्रॉम फीस, contribution to fairs, sale of equipment, net proceed of variety entertainment, donation for forthcoming tournament। डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक है, जनरल? स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट का मतलब क्या है? दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन। ग्राउंड्समैन फीस, मशीन, मूविंग मशीन, ये खर्चा करा है, रेंट ऑफ ग्राउंड दिया है, कॉस्ट ऑफ टीज दी है, फेयर्स दिया है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस दिया है, और रिपेयर टू इक्विपमेंट दिया है। उसके बाद है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर 2015 का दिया है, ठीक है? तो बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक इतना इतना है, और कैश इन हैंड इतना है, ठीक है? कह रहे हैं यू आर गिविंग द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 1 अप्रैल 15 का और 31 मार्च 16 का। सब्सक्रिप्शन ड्यू इतना था, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग इतना था। जरा इसमें टिक कर लीजिए सभी लोग, आपके पास नहीं होगा इस समय, मैं टिक कर देता हूँ। जी, सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो सब्सक्रिप्शन भी टिक कर लिए, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है? इस पर हमारे पास एडजस्टमेंट है, इसलिए अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग 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 प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड ऑफिस। उसके बाद है चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग में हमारा प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस आ गया। उसके बाद है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी मशीनरी एंड इक्विपमेंट की हमें एस्टिमेटेड वैल्यू दे रही है, तो मूविंग मशीन हो गया। उसके बाद है इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट की एक एंट्री हमें करनी है, वो हम कर लेंगे। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग 300 रुपए। क्या बोनस के बारे में कुछ दे रखा है यहाँ पे? ग्राउंड्समैन फीस दे रखी है, बोनस नहीं दे रखा तो ग्राउंड्समैन फीस भी ठीक हो जाएगी, ठीक है? इन सब का एडजस्टमेंट है हमारे पास, एडजस्टमेंट करनी है। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2016, द ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ रुपीज 200 रुपए। ऑनरेरियम दे रखा है, इस पर भी एडजस्टमेंट हमें करनी है। क्या बनाना है? कह रहे हैं प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड 31/3/16 एंड द रेलेवेंट बैलेंस शीट, एंड द रेलेवेंट बैलेंस शीट, ठीक है? फटाफट से बनाते हैं इसको, शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है ये? 4। 4।
सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, बैलेंस शीट। ठीक है, किस ईयर की बनानी है हमें, ध्यान दीजिएगा जरा क्वेश्चन पे। 31 मार्च 2000 नहीं, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो बैलेंस शीट, और नाम क्या है ट्रस्ट का, वो नाम है एक्स क्लब, बैलेंस शीट ऑफ एक्स क्लब एज ऑन 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन होती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा फॉर द ईयर एंडेड बनेगा। For the year. क्लियर है आपको ये बात? फटाफट से बनाओ बच्चा। इसके बाद क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन, किस डेट में ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 2016। ठीक है, एक और चीज बनानी पड़ेगी यहाँ पे, वो हम बनाएंगे अभी वर्किंग। ठीक, वो हमें बनानी पड़ेगी पिछले साल की बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे पास 31 मार्च 16 को दे रखा है, लेकिन 31 मार्च 15 की बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है। तो बैलेंस शीट है एक्स क्लब की एज ऑन 31 मार्च 16, ये हमें बनानी है। इसके लिए वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट्स हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। अब फटाफट से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे क्वेश्चन में सारे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैश इन हैंड ओपनिंग दे रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो, बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ फटाफट से। एक और निकलो, अभी तो एक निकलो। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2000, बोलो बोलो बोलो, 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारा वर्किंग नोट, ये हमारा वर्किंग नोट। बैलेंस शीट ऑफ, लिखेंगे ऑफ एक्स क्लब एज ऑन, किस क्या डेट है ये, 31 मार्च 2015, और वो जो बैलेंस शीट है हमारी वो बन रही है 31 मार्च 2016। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है पॉइंट इन्होंने, सबसे पहले पॉइंट इन्होंने हमें दे रखा है कैश इन हैंड 100 रुपए का। ठीक है, तो कैश इन सर हैंड बुक में सर फर्स्ट अप्रैल दे रखी है। क्या चीज मैडम, सर जो क्या कहते हैं पुरानी बैलेंस शीट है उसकी फर्स्ट अप्रैल डेट दे रखी है बुक में। पुरानी बैलेंस शीट की 1 अप्रैल कहाँ दे रखी है, कहाँ लिखी है, सर इसमें हमारी बुक में है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015। इसमें कह रहे हो आप, यस सर। अगर इसमें 1 अप्रैल भी दे रखी है तो बेटा एक बात बताओ, क्या बैलेंस शीट 1 अप्रैल को बनती है, नहीं तो 31 मार्च को बनती है। हाँ 31 मार्च को बनती है ना, तो हम तो यहाँ 31 मार्च की लेंगे, हम 1 अप्रैल की नहीं लेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन ये कह रहे हो 1 अप्रैल 2019, ये गलत है। ये गलत क्यों है बताइए, ये 1 अप्रैल आखिर में बनती है 2019 की अगर बात कर रहे हैं, अगर 1 अप्रैल 2019 की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब 1 अप्रैल की बैलेंस शीट 31 मार्च की बैलेंस शीट से डिफर होगी। यस, हाँ डिफर होगी। हो जाएगी डिफर। क्यों डिफर हो जाएगी, क्योंकि कैश बदल जाएगा भैया, एक दिन की ट्रांजेक्शन नहीं होंगी क्या, उस एक दिन की ट्रांजेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा। है ना। तो क्वेश्चन में गलत है, बुक मत देखो, ये बेकार की चीज, इन्हें मत देखो। खुद हमें कंसेप्ट के आधार पर सोचना है कि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है। हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, तो इसका मतलब कैश इन हैंड किस दिन का होगा,
ये 31 मार्च का ही तो होगा ओपनिंग, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, और पिछले साल का क्लोजिंग मतलब 31 मार्च 15। तो यहाँ बेटा कैश इन हैंड कहाँ लिखो, एसेट साइड, यहाँ पर हम लिखेंगे कैश इन हैंड। कितने रुपए फटाफट से? 100 रुपए। इसमें आप क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ये सीरीज नहीं, पहले कैश इन हैंड है तो पहले कैश इन हैंड लिखेंगे, चाहे कितना ही समय लगे, सीरीज नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं सोचेंगे अरे सर वो तो बाद में लिख देंगे, बाद वाला कोई हिसाब नहीं, भूल जाओगे बाद में। डिपॉजिट अकाउंट यानी बैंक बैलेंस, कैश इन बैंक में दो बातें हैं, एक डिपॉजिट अकाउंट और एक कौन सा है, करंट करंट। अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट कितना 2230 और ये है 600 करंट। इसके बाद नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट 30 रुपए का, बैंक इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा बताइए, क्या कोई एडजस्टमेंट है बैंक के इंटरेस्ट पे? आंसर इज नो। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसी साल का होगा, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आ जाएगा बैंक का इंटरेस्ट, क्योंकि ये कमाई है ना। नेक्स्ट डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ओह यहाँ एडजस्टमेंट है, तो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा बताइए? इन्होंने क्या रखा है, ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू 150 रुपए पिछले साल में और 100 रुपए इस साल में ड्यू है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सब्सक्रिप्शन का हम एक ही अकाउंट बनाए या डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाए। हम अभी एक ही बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बाद में बना लेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे। तो अभी हम बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों, बनाइए फटाफट से बनाइए, बहुत तेजी से। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले दे देगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, 150 रुपए सब्सक्रिप्शन ड्यू, रिसीव होना है या देना है, बताइए। सब्सक्रिप्शन ड्यू देना का है सर। मतलब रिसीव होना है, देना है, देना है। अच्छा बेटा कितना देना है सब्सक्रिप्शन? इनकम होती है ना सब्सक्रिप्शन, मैंने क्या बताया, जर्नल की इनकम है। ड्यू का मतलब क्या है, लेना है। अभी ये रिसीवेबल है हमारे पास, समझ रहे हैं आप, लेना है तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने रुपए 150 रुपए। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 100 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 100 रुपए का। तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ये भी डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी। सब्सक्रिप्शन पूरे साल में रिसीव कितना हुआ, 2600 रुपए का, एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू सॉरी बाई कैश अकाउंट, कितने रुपए 2600 रुपए, हम मानते हैं कैश में मिला। बाकी का कहाँ चला जाएगा बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितने रुपए बेटा 2700 और ये 2550, ठीक है 2550 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, इसकी जरा पोस्टिंग करिए, बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग रिसीवेबल है, तो डोनेशन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितने रुपए 150 रुपए, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखिए कितने रुपए सब्सक्रिप्शन आएगा, बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2550, और बैलेंस शीट जो इस साल की है वहां पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 100 रुपए, ठीक है समझ आ गया। यस सर। ये अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज रेफर करनी पड़ेगी, और वो है यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर आपको ये रेफर करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, ये रेफर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम टीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिख देंगे, रिसीव फ्रॉम
कितने रुपए? 300 रुपए। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर्स 100 रुपए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर्स 100 रुपए। सेल ऑफ इक्विपमेंट 80 रुपए, डेबिट कौन सी रिसिप्ट है ये कैपिटल रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट है? बोलिए, इस पर भी एडजस्टमेंट है, ये कैपिटल रिसिप्ट 80 रुपए। हमें दे रखा है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 रुपए और 1750 रुपए, ठीक है। और उसके बाद मशीन खरीदी कितने की है? मूविंग मशीन खरीदी है इन्होंने 1500 रुपए की, ठीक है। तो इसका बस अकाउंट बना देते हैं जल्दी से, मशीनरी एंड इक्विपमेंट वर्किंग नोट नंबर 2। हो सकता है आपको एग्जाम मतलब सॉरी 12th में एनपीओ था 12th में, यस सर। तो वहां पर क्या आपको अकाउंट बनाना सिखाए गए थे, कैलकुलेशन करना सिखाई गई? कैलकुलेशन से। क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए, अकाउंट बनानी चाहिए? करना क्या चाहिए आपको? अकाउंट में क्या? अच्छे से प्रेजेंट करे, जो भी चीज प्रेजेंट करे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अच्छे से प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन बात की बात। ये बताइए कैलकुलेशन तो उससे करनी चाहिए, बचता है। अकाउंट बनाना चाहिए? सर खाली कैलकुलेशन से टाइम तो बचेगा। यही आप गलत सोच रहे हो, यही आप सबसे गलत सोच रहे हो। खाली कैलकुलेशन में टाइम नहीं बचेगा, खाली कैलकुलेशन में रिस्क होगा एक बहुत बड़ा। क्या बड़ा रिस्क होगा? गलती का रिस्क होगा, समझे ना? गलती का रिस्क। हमें अकाउंट्स ही बनाने, आप ध्यान रखेंगे, हमें अकाउंट्स ही बनाने, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ अकाउंट्स बनाने हैं। जर्नल एंट्री लेजर क्यों सिखाया था मैंने आपको? मैंने क्यों कहा था जर्नल एंट्री लेजर पर सारी क्लासेस खत्म हो गई हमारी सीखने वाली? इसलिए तो कहा था हम जो भी करेंगे अकाउंट्स बनाकर करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी है, गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं आप? कैलकुलेशन नहीं करनी है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, कैलकुलेशन करके नहीं लिखनी है, हमें अकाउंट ही बनाना है। चलिए, इक्विपमेंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट। और रही बात टाइम की, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सको, क्योंकि यहाँ पर फिर आपके गलती के चांसेस नहीं होंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने अकाउंटिंग सही से कर ली है कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम सही कर आओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन से टाइम बचाने के चक्कर में कैलकुलेशन गलत हो गई तो बेटा क्या मिलेगा? 0। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 रुपए, डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस 800 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1750 का, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होगा, तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड 1750। अगर आपने ये सही से सब चीजें सीखी, गलती के चांसेस 0। आपने इक्विपमेंट बेचा 80 रुपए का, एंट्री बताइए मुझे। बेटा समय बचाओगे तो बढ़िया रहेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन एंड इक्विपमेंट अकाउंट। उसके बाद मूविंग मशीन खरीदी 1500 रुपए की, मशीन खरीदी मशीन, तो यहाँ पर आएगा ना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 1500। बाकी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? माइनस 1750 माइनस 400 470 कहाँ जाएगा ये? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड टू मशीनरी। अब ये मशीनरी की दो चीज है, एक डेप्रिसिएशन और एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे टू मशीनरी, क्या लिखें लॉस ही मान ले, इसे क्या करें, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। चलो लॉस ऑन सेल ही लिख देते हैं, ठीक है। और वर्किंग नोट रेफर करते हैं 2, कितने रुपए? 470, ठीक है 470, सही है। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे मशीनरी का,
कितने रुपए? 1750। चेक करते रहना, सारी फिगर चेक करते रहना, गलती हो गई बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1750 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, 800। यहाँ लिखेंगे मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 800 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेट प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट। नेट प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर कहाँ लिखेंगे इसे? इनकम साइड में लिखेंगे। बाय नेट प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट, कितने रुपए? 780, 780 रुपीज। डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट, क्या ये स्पेसिफिक डोनेशन है या ये रेवेन्यू डोनेशन है? जनरल डोनेशन बताइए। फोर्थकमिंग टूर्नामेंट, क्या डोनेशन ये आ चुका है टूर्नामेंट या आने वाला है अभी? आने वाला है सर। तो इसे बेटा लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, क्योंकि ये डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस है, समझ रहे हैं आप? ये डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस है। कितने रुपए बताइए? 1000, ठीक है। डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट 1000 रुपीज यहाँ पर हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट, ग्राउंड्समैन फीस 750 रुपए। ग्राउंड्समैन फीस टिक हुआ हुआ है, टिक हुआ हुआ है ग्राउंड्समैन फीस। तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे फटाफट से? ग्राउंड्समैन फीस। अब आपका होगा सर एक काम करते हैं, ये तो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन नहीं, ग्राउंड्समैन फीस। ये चैप्टर जो था ना बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सीए इंटर में था, सीए फाउंडेशन से पहले। इसको सीए फाउंडेशन में ले आया है। सीए इंटर में हमें इसी तरीके से सिखाया गया था जैसा मैं आपको अब सिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो ये 12th नहीं है, इस चीज का आप ध्यान, हमें सही से सब चीजें प्रेजेंट करके आनी है और कंसेप्चुअली प्रेजेंट करके आनी है। ग्राउंड्समैन फीस बताइए, ग्राउंड्समैन को 750 रुपए का पेमेंट, नहीं 750 कितना, ग्राउंड्समैन को हाँ 750 रुपए का पेमेंट करा गया। एंट्री बताइए, ग्राउंड्समैन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750 रुपए, ठीक है 750 रुपए, ये ग्राउंड्समैन को 750 रुपए का पेमेंट कर देगा। अब अगली एंट्री यहाँ पर कह रहे हैं बोनस देना बाकी है अभी, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग। एंट्री बताइए, ग्राउंड्समैन अकाउंट, ग्राउंड्समैन फीस अकाउंट डेबिट टू ग्राउंड्समैन बोनस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। समझ आया? यहाँ पर ग्राउंड्समैन बोनस आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितने रुपए? 300। और एक और अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा? ग्राउंड्समैन बोनस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सर यहाँ क्यों कर रहा हूँ? यहाँ एग्जाम नहीं है ना बेटा, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करें। ग्राउंड्समैन बोनस आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई ग्राउंड्समैन बोनस अकाउंट ग्राउंड्समैन फीस अकाउंट 300 रुपए, बस बंद कर दीजिए। ये कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड्समैन बोनस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बैलेंस कैरी डाउन 300 रुपए का, और यहाँ पर ये कहाँ चला जाएगा? इसको क्लोज करेंगे तो ये चला जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये नॉमिनल अकाउंट है ना। कुछ भी चीज समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा याद से, ठीक है? तो ग्राउंड्समैन फीस कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड
अरे ये भी कह रहे हैं बहुत हो गया था। ये भी कह रहे हैं बहुत देर हो गई, अब बंद कर दो मेरे को, है ना। लेकिन ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्वेश्चन तो पूरा होने दो पहले। चलिए फटाफट से लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू ग्राउंड्समैन फीस कितने रुपए, 1050। और यहाँ पर लाइबिलिटी क्या लिखेंगे, ग्राउंड्समैन बोनस आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितने रुपए, 300। और यहाँ पर ग्राउंड्समैन फीस में वर्किंग नोट भी तो रेफर करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वर्किंग नोट रेफर करना नहीं भूलना। और यहाँ पर चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। वर्किंग नोट नंबर 3 आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है 300 रुपए, इसलिए जरूरत नहीं। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन करी है इसलिए वर्किंग नोट 3 यहाँ पर लिखना जरूरी है। वो क्वेश्चन भी दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन टाइप डन। आ जाए वापस क्वेश्चन पे, जिसका जो भी रह गया हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। कहाँ गया ये, मूविंग मशीन कर लिया हमने एडजस्टमेंट। रेंट ऑफ ग्राउंड, रेंट ऑफ ग्राउंड लिखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट ऑफ ग्राउंड कितने रुपए, 250 रुपए। 250। उसके बाद 2 नेक्स्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं। कॉस्ट ऑफ टी कितने रुपए, 250 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट फेयर कोई एडजस्टमेंट नहीं, फेयर कितना, 400 रुपए। 400। उसके बाद प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस एडजस्टमेंट है क्या, ओहो टिक दिख गया, टिक दिख गया। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस बेटा बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 4। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 280 रुपए। क्या कुछ एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है, चेक एंड प्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। अच्छा अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग ये लिखा, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। तो बेटा प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना लो, प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना लो फटाफट से। अब यहाँ पर 2 अकाउंट बनने चाहिए लेकिन मैं एक ही बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 100 रुपए अभी देना है तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है 100 रुपए। और क्लोजिंग कितना है, 80 रुपए, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 80 रुपए। पूरे टाइम में पे कितना करा प्रिंटिंग एक्सपेंस, 280 रुपए का एक्सपेंस पे करा, तो एंट्री बनी प्रिंटिंग एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। अब आपको सर ये यहाँ क्यों लिख दिया, इसके लिए तो एक अलग अकाउंट बनाना चाहिए था। हाँ बनाना चाहिए था, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, शॉर्टकट है। क्या ये सही है, एग्जाम में एक्सेप्टेबल है, आंसर इज यस। आप ऐसा भी कर सकते हैं चाहे तो, बात वही है। 280 80 और ये हो गया 260 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 4 कर दूं मैं से, पढ़ा दो बच्चों। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 4 कितने रुपए, 260। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग 80 रुपए। और ओपनिंग कितना था, यहाँ पे प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पे 100 रुपए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 100 रुपए लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने, 80 रुपए। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने, 80, ओपनिंग बैलेंस शीट में 100। नेक्स्ट रिपेयर टू इक्विपमेंट, रिपेयर एक्सपेंस, क्या यहाँ भी एडजस्टमेंट है, यस, तो यहाँ भी फटाफट से अकाउंट बनाएंगे। बताइए अकाउंट बनाना ज्यादा आसान है या कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान है, मेरे हिसाब से तो अकाउंट बनाना ही ज्यादा आसान है,
प्रिपेयर टू इक्विपमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना रहा हूँ मैं, ये भी आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना रहे हैं। जी, प्रिपेयर टू इक्विपमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बताइए मुझे यहाँ पर ओपनिंग कितना दे रखा है हमें, कह रहे हैं चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर 300 रुपए, यानी आउटस्टैंडिंग हो गया 300 रुपए बाई बैलेंस 300 रुपए, और क्लोजिंग कितना हो गया 260 रुपए, टू बैलेंस सीडी 260 रुपए। रिपेयर कितनी पे करी इस साल में पूरे 500 रुपए, 500 टू कैश अकाउंट 500 रुपीज, बाकी का कहाँ चला जाएगा इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 500 200 760, 760 माइनस 300 460, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। हो गया। रिपेयर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग कितना था 300 रुपए, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया 300 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, रिपेयर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितने रुपए 260, उसके बाद है रिपेयर एक्सपेंस, वर्किंग नोट नंबर क्या है ये 5, कितना निकाला आपने, कितना निकाला था 460, यस सर 460 रुपए आ गई, 460 रुपीज यहाँ पर आपके ये आ गए। चलिए हो गया रिपेयर एक्सपेंस। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, लास्ट पॉइंट ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट देखते ही आप क्या करते हैं, सबसे पहले अकाउंट अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट तो बेटा फटाफट से अकाउंट बना लीजिए। वर्किंग नोट नंबर है 6, ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये भी मैं आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, इस साल का जो पे करा है इन्होंने, जो इनकम जो रिसीट पेमेंट में लिखा हुआ है वो कब का है, ये लिखा हुआ है, कह रहे हैं ऑनरेरियम दिया सेक्रेटरी को ट्रेजरर को 2015 का 400 रुपए। तो क्या ये पेबल होगा पहले से, कभी तो पे करा, यस ये पेबल होगा। तो ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा 400 रुपए का, जिसे इन्होंने इस साल में पे कर दिया। साथ ही इन्होंने एक एडजस्टमेंट दी है, कह रहे हैं इस साल का जो है वो बढ़ाकर है, जो पे नहीं हुआ है 31 मार्च 16 का जो ऑनरेरियम देंगे सेक्रेटरी को, वो 200 रुपए से बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए 600 रुपए। मजा आ रहा है, जो इस साल का ऑनरेरियम देंगे हम सेक्रेटरी को वो 200 रुपए बढ़ा कर देंगे, तो वो कितना हुआ 400 पिछले साल था, तो इस साल कितना 600 रुपए। ठीक है, अब 400 जो पिछले साल था यहाँ पे वो क्या करा इन्होंने पे कर दिया, यानी टू कैश अकाउंट, एंट्री क्या बनी ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बाकी का कहाँ चला जाएगा बैलेंस, वही सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। कितने रुपए आ गया 100 ठीक है 600 रुपए। क्लियर, बोलिए। यहाँ पर ये देखिए हो गया, ऑनरेरियम का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, थोड़ी देर हो 5-10 मिनट। ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग कितना लिखेंगे 400 रुपए, 400 और ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग यहाँ पर कितना लिखेंगे 200 कितना 600, और यहाँ पर ऑनरेरियम एक्सपेंस कितना लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, वर्किंग नोट नंबर 6 600 रुपीज। ठीक है, अकाउंट से बनाकर हमने जगह जगह डाल दिया, पोस्ट कर दिया। अभी बताइए मुझे क्या रह गया, अब रह गया क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैंक, वहां पर कैश अकाउंट कितना है बताइए क्लोजिंग का,
250 रुपए। और कैश इन बैंक कितना है? डिपॉजिट अकाउंट एक है इनका और एक है करंट अकाउंट। करेक्ट। डिपॉजिट अकाउंट कितना है? 3090 और करंट अकाउंट कितना है? 150। करंट अकाउंट कितना है? 150। कुछ और रह गया? देख लीजिए। अच्छा एक रह गया, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। ओहो, इंटरेस्ट अभी तक पासबुक में लिखा नहीं गया है। एक ही रह गया। अब इस बैंक इंटरेस्ट पर एडजस्टमेंट आ गई, बट ऐसे चेंज करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट नंबर 7 तैयार कीजिए। एक वर्किंग नोट नंबर 7 तैयार कीजिए। बैंक इंटरेस्ट पर एडजस्टमेंट आ गई, उस समय ध्यान नहीं दिया। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट क्या है? मिला कितना इस साल में? मिला कितना है? 30 रुपए का। ठीक है, और मिलना बाकी कितना है? 20 रुपए का। तो इंटरेस्ट जो मिला है, एंट्री क्या करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बाई बैंक अकाउंट आ गया यहाँ पे 30 रुपए का। हमें 20 रुपए का एक इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो अभी मिलना बाकी है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट 20 रुपए, और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें बैंक इंटरेस्ट एक्रूड। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरेस्ट एक्रूड हमने ये लिख दिया बाय बैंक इंटरेस्ट में, और ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ये कितने रुपए है? 30 और 20 50। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन 20 रुपए। ठीक है बच्चों, कोई है क्लास में? इसको 30 की जगह 50 कर लीजिए, इसको 30 की जगह 50 कर लीजिए, और यहाँ पर एक डाल दीजिए इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट ना 20। ठीक है, बस फटाफट से अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करिए इसको। हमारे पास और कुछ एडजस्टमेंट बची? एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए, कुछ और रह गया? ये सब डाल दिया हमने, कुछ और नहीं रह गया, सारी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर कर दी है। तो पहले हम करेंगे बैलेंस आपका ये वाला। ठीक है, पहले हम ये वाला बैलेंस शीट बैलेंस करके यहाँ से क्या निकल कर आएगा? यहाँ से निकल कर आएगी ओपनिंग कैपिटल, यानी कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है कैपिटल फंड। 2230 प्लस 600 प्लस 150 प्लस 800 माइनस 100 माइनस 300 माइनस 400 कितना आया? 3080। 3080। यस ठीक है, सर। इसको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल डाल दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में। 3080। ठीक है, अब इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस कीजिए, क्या है? 50 प्लस 25 50 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 800 माइनस 600 कितना है बैलेंस? टू सरप्लस। बताइए, 40 रुपए आ रहा है मेरा, चेक करो फटाफट से। सही आ रहा है? माइनस 260 माइनस 460 माइनस 600। ठीक है, 40 रुपए। ठीक है, यहाँ पे सरप्लस जोड़ देंगे। तीन 3120 टोटल कर दीजिए इसका जल्दी से। 3120 प्लस 1000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 260 प्लस 600 5360। इधर साइड का टोटल आया 5360 5360। और इधर साइड का टोटल आया 100 प्लस 17 5360। 5360। और इधर कितना था? यस सर। बैलेंस शीट मिल गई हमारी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये पूरा सही है।
ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे आगे के। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट से मतलब क्या है, इसमें आगे और कोई टॉपिक नहीं है, बस एक एजुकेशन वाला है, वो अभी देखेंगे। एक इलस्ट्रेशन 5 आप करेंगे घर पे, बस अभी इलस्ट्रेशन 5 ही दे रहा हूँ, ये होमवर्क रहेगा। बाकी मैं आपको इसका PDF शेयर कर रहा हूँ, और ये वीडियो के मैं आपको वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, जब मैं अभी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आज ही हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। दिखाऊं क्या आपको आंसर? बोलिए, हो गया? कोई कुछ नहीं। चलिए बाकी कल करते हैं, ठीक है।